ठीक है, करो कैमरा ऑन। अभी हो रहे बच्चे? शुरू स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कंफर्म कर दे मुझे हैंड रेज करके। जी सलमान खान। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। क्लोज करेंगे, लोअर ऑल कर दो। अच्छा जी, हमने कल एक बेसिक डिस्कशन की थी और हमने अकाउंटिंग की एक रफ सी डेफिनेशन जो वो मैंने यहाँ पर लिखी थी। अब आज हमने उससे आगे चीज़ों को लेकर चलना है। मैं वो डेफिनेशन पहले लिखना चाहूँगा एक प्रॉपर स्टार्टअप के तौर पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing the business transaction of an entity to evaluate the results of the business. मैंने इसको थोड़ा सा इसकी तरतीब को सीधा किया है। ये डेफिनेशन आप लिख लें अपने पास। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing the business transactions of an entity to evaluate the results of the business. एक comprehensive definition है अकाउंटिंग को डिफाइन करने के लिए ये। अदरवाइज इसके अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल ये वो डेफिनेशन है जो आप लोगों के लेवल के लिए इनफ है और इसी को बेस करके हम अगली सारी चीज़ें जो हैं उनको मैनेज करेंगे। अब इसके अंदर ना कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेनेबल हैं, ठीक है, लाइक आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंटिटी, एवेल्यूएशन। आज हमारी डिस्कशन इन वर्ड्स के ऊपर होगी, ठीक है। आज जैसे मैंने ये कहा था कि नॉलेजेस जो हैं वो उसको हिस्टोरिकली, अब मॉडर्न जो स्टडीज़ हैं उनके अंदर तो पता नहीं हर छोटी छोटी जो कैटेगरी है बिजनेस अपना नॉलेज की, उसको एक अलग फील्ड बना दिया गया है। लेकिन हिस्टोरिकली जो एकेडमिक नॉलेज है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता था। वन इज़ कॉल्ड साइंस एंड अदर इज़ कॉल्ड आर्ट। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर जो परफॉर्मर है वो अपनी परफॉर्मेंस से
दूसरों तक अपनी फीलिंग कन्वे करने की कोशिश करता है। लाइक एक सिंगर है तो वो अपनी आवाज़ के ज़रिए जो दूसरों को महसूस करता है। एक पेंटर है तो वो पेंट और ब्रश के ज़रिए अपने आप को लोगों को एक्सप्रेस करता है, उसका बनाया हुआ जो पोर्ट्रेट होगा जो वो बनाएगा। इसी तरह एक परफॉर्मर जो है वो अपने परफॉर्मर के ज़रिए लोगों को रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है। लाइकवाइज अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, इसलिए कि जो एक अकाउंटेंट होता है उसने अपनी बनाई हुई चीज़ों से, अपने बनाए हुए कंटेंट से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक फील देनी है। उसने कोई तजर्बा नहीं करना, कोई उसने H2SO4 नहीं बनाना, कोई उसने न्यूटन की थ्योरी के ऊपर रिसर्च नहीं करनी। उसने क्या करना है, जो कंपनी के हालात वाक़यात हैं फाइनेंशियली स्पीकिंग, वो लोगों को फील करवाने हैं, लोगों को कन्वे करने हैं अपने कंटेंट्स के ज़रिए। कंटेंट का वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपसे शेयर नहीं की। जो कुछ भी वो बनाएगा, वो पेपर होंगे, वो कोई प्रेजेंटेशन होगी, वो कंटेंट्स होंगे, उसे हम कंटेंट्स कह रहे हैं। उनके ज़रिए वो कंपनी के जो मामलात हैं फाइनेंशियल, वो लोगों को जिन्हें कल मैंने यूज़र्स कहा था उन्हें वो कन्वे करेगा। तो जब कल एक बच्चे ने बात की कि जी ये MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो जो प्योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, उसके अंदर कोई साइंस वाइंस इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई MSc नहीं है। ठीक है, वो MSc का जो टच है, एक तो कमर्शियल है, सीधी सी बात है। उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी डिग्रीज भी सेल करनी हैं, और दूसरा उसके अंदर कुछ एलिमेंट साइंस का है। जब आप फाइनेंस में आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी जो वो साइंटिफिक फार्मूलाज यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स यूज़ होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसी हद तक वो उसको मतलब हम उसके अंदर साइंस का छोटा सा टच जो है वो हो सकता है, क्योंकि मैथ इज़ ए साइंस आफ्टर ऑल। लेकिन ये जो अकाउंटिंग है इसके अंदर कोई मैथ नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं यार ये मैथ है, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैथ हम लोगों को मुश्किल लगता है शुरू से बच्चों को। तो ये भाई मैथ नहीं है। पहली बात तो ये देखें, मेरे यहाँ मैथ कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। मेरे यहाँ सिर्फ जमा, तकसीम, तफरीक, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, मेरा मैथ इतना की इन्वॉल्व होगा। शायद कोई एक डेप्रिसिएशन का फार्मूला आएगा जहाँ अंडर रूट वगैरह यूज़ होता है, अदरवाइज हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो इट्स वेरी सिंपल ना। तो ये आर्ट है, क्योंकि अकाउंटेंट ने अपनी कंपनी के जो हालात वाक़यात होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या और लोग जो हैं जो यूज़ करना चाह रहे हैं उस इंफॉर्मेशन, उनके सामने उसने कंपनी की इनसाइट जो है वो प्रेजेंट करनी है। उन्होंने फील करना है कि यार इनकी कंपनी ऐसी है। ठीक है, सो बेसिकली अकाउंटेंट इज़ एन आर्टिस्ट, और वो जो कंटेंट वो प्रेजेंट करेगा वो उसकी आर्ट है, और इसलिए इस नॉलेज को हम आर्ट कहते हैं। किस चीज़ का आर्ट है जी ये? उसने कहा जी 3 चीजें इसमें करेंगे। रिकॉर्डिंग का आर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग है और इवेल्यूएशन है, बाकी तो सपोर्ट वर्ड इसमें यूज हुए हैं। कहते हैं जी ये आर्ट है रिकॉर्डिंग का। इसका मतलब अकाउंटिंग तो सिंपली रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है महफूज कर लेना किसी चीज को। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, ये किसी शादी में जाते हैं ना, तो मूवी मैन क्या कर रहा होता है? वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो क्या कर रहा है? वो उन लम्हात को, उन मोमेंट्स को वो क्या कर रहा है? वो उनको रिकॉर्ड करी जा रहा है। रिकॉर्ड का करने का मतलब होता है महफूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर उसके पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके बाद वो साल बाद भी उसकी आपको एक मूवी बना के दे सकता है। उसकी मिक्सिंग करेगा, उसके अंदर और मामलात करेगा, उसकी कोई तरतीब बनाएगा, उसको वो एक ख़ास तरतीब से उसकी अरेंजमेंट करेगा। उसके ऊपर फिर वो कोई सॉन्ग फिट करेगा। फिर उसके अंदर एनिमेशन आएगी, वो दुल्हन इधर से आ रही है, दूल्हा इधर से जा रहा है, ऐसे हो रहा है, फूल खिल रहे हैं,
दिल मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, वो एनिमेशन उसके अंदर इन्वॉल्व कर देगा। तो यू सी, मतलब आपने देखी होंगी शादी की मूवीज जो हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मेन काम है वो क्या है, वो रिकॉर्डिंग है। उसके पास अगर रिकॉर्डिंग है तो वो, और रिकॉर्डिंग महफूज है, तो वो 10 साल बाद भी उसकी मिक्सिंग कर सकता है, उसकी तरतीब बना सकता है, उसको अरेंज कर सकता है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग किस चीज की रिकॉर्डिंग को कहते हैं? अकाउंटिंग देखें, अकाउंटिंग होनी है किसी बिजनेस एंटिटी की। ये मैंने वर्ड यहां पर, ये मैंने सर्कल किया, एंटिटी। कल भी मैंने बताया था एंटिटी से मुराद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर होने वाले लेन देन को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले लेन देन से अलहदा किया जा सकता है। लाइक फर्ज करें आपकी 2 शॉप्स हैं, वो दोनों शॉप्स जो हैं, अगर एक शॉप में आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है, एक शॉप आपकी अपनी है, तो वो दोनों शॉप्स अलहदा अलहदा एंटिटीज हैं। जहां पार्टनरशिप है वो अलहदा एंटिटी है, और जो आपकी अपनी शॉप है वो एक अलहदा एंटिटी है। क्यों? कि जहां पार्टनरशिप है उसकी ट्रांजैक्शन अलहदा से होंगी, और जो आपकी अपनी शॉप है उनकी ट्रांजैक्शन अलहदा से होंगी। हाँ, इन दोनों के दरमियान आपस में ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल एज ए बिजनेस दोनों अलहदा अलहदा एंटिटीज हैं। मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए इस बात की। तो अकाउंटिंग के अंदर हम किसी भी बिजनेस एंटिटी के अंदर होने वाले जो गिव एंड टेक्स हैं, जो एक्सचेंज हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, उन्हें महफूज करना होता है। देखिए क्या होता है, बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे बच्चे हैं, मतलब बिजनेस मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि जहां कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के तहत प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है, या सम टाइम नॉन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी अकाउंटिंग होती है। तो मोस्टली बिजनेस का वर्ड जो है वो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज होता है, जहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो जब आपने कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के तहत एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, ठीक है, एक एंटिटी बना के उसका लेन देन दूसरी एंटिटीज के साथ, दूसरे लोगों के साथ होता है, तो उस एंट्री के अंदर होने वाले जितने भी लेन देन हैं, जितने भी गिव एंड टेक्स हैं, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, लेन देन हो रहा हो, ठीक है। ये ना हो कि मैंने पैसे दिए किस चीज के लिए दिए, जब तक ये मालूम नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। पैसे दिए, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। पैसे उधार दिए, ये ट्रांजैक्शन है। पैसे फलां चीज खरीदने के लिए दिए, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फलां बंदे को हमने उससे ये चीज खरीदी, इतने पैसे दिए, ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन पैसे लिए, भाई किस चीज के लिए नहीं पता, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो सकती। आगे जाके डिस्कस करेंगे इस चीज को, आपके सामने आएगी ये वाली बात। तो अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग की आर्ट है। अगर बिजनेस के लेन देन डेली बेसिस पे महफूज होते गए, रिकॉर्ड होते गए, वो मोड कुछ भी हो रिकॉर्डिंग का, पहले मैं इसके अंदर लिखा करता था इन वेरियस मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, अब नहीं लिखता। मोड आप पता है बच्चों को, वो पीस ऑफ पेपर हो सकता है, वो कोई रजिस्टर हो सकता है, वो कोई लैपटॉप हो सकता है, वो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कागजों पे ही लिखना है, ठीक है। तो वो जो महफूज करना है बस उसे किसी तरीके से, उस ट्रांजैक्शन को वो स्कैन करके महफूज कर लें। ट्रांजैक्शन को जो महफूज किया जाएगा तो हम कहेंगे हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब रिकॉर्डिंग इटसेल्फ इसका कोई मकसद नहीं है जब तक मैं इसे क्लासीफाई नहीं करूंगा। मूवी में भी ऐसा ही होता है ना कि यार ये जो रिसेप्शन के शॉट्स हैं ये अलहदा कर लो, ये रुखसती क्या होती है उसके शॉट्स हैं उसे अलहदा कर लो, ये फलां इवेंट के शॉट्स हैं, तो हम क्लासीफाई करते हैं, फिर ये अच्छी मूवी बनती है ना, मिक्स कर देंगे। तो इसी तरह बिजनेस ट्रांजैक्शन की जब रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग इस तरह से करनी है कि क्लासिफिकेशन हो सके। क्लासिफिकेशन किस चीज की करनी है, जैसे जैसे आगे चलेंगे नॉलेज और बेहतर होता जाएगा। फिलहाल ये समझ लें कि यार मैंने सेल क्या किया है, अलहदा क्लासीफाई कर लो। मैंने परचेज क्या किया है, अलहदा क्लासीफाई कर लो। मैंने बिल्डिंग कितने की खरीदी है, अलहदा क्लासीफाई कर लो। मैंने सैलरीज कितनी दी हैं, अलहदा क्लासीफाई कर लो। रिकॉर्ड करो लेकिन साथ साथ क्लासीफाई करते जाओ। मैंने
बिजली के बिल कितने दिए हैं, मैंने टेलीफोन के बिल कितने दिए हैं, मैंने गैस के बिल कितने दिए हैं, ठीक है, अलहदा अलहदा क्लास, मैंने एडवर्टीजमेंट कितने की है, रिकॉर्डिंग करते हुए साथ साथ उसे क्या करो, अलहदा अलहदा करते जाओ, क्लासिफिकेशन होती जाएगी, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ये जो एंड ऑफ द ईयर हम कहते हैं ना, ये नॉर्मली ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर, ये एक स्टैंडर्ड पीरियड कैलकुल समझा जाता है जिसके बाद कम से कम एक बिजनेसमैन को अपनी एवेल्युएशन करनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अदरवाइज ये वाला काम रोज शाम को भी हो सकता है, हर हफ्ते बाद भी हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, बाय मंथली हो सकता है, लेकिन जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक ये काम कम से कम साल बाद जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए कि एक समरी तैयार होनी चाहिए, जब तक मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, क्लासिफाइड फॉर्म में रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं उसकी समरी नहीं बना सकता। लिहाजा क्लासिफिकेशन और समराइजेशन के पीछे जो है वो क्या चीज छुपी हुई है, रिकॉर्डिंग छुपी हुई है। तो क्या हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासिफाई करना और एट द एंड ऑफ द ईयर उनको समराइज करना, ये बेसी इस चीज का जो फन है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये काम करना है, टू एवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ एवेल्युएशन के ऊपर। देखें एवेल्युएशन जो है, जैसे हम ये कहते हैं कि जी लाइक किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट है, एक फर्ज करें हो रहा, हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो अगर मैंने वो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, अगर मैंने किसी टीम की परफॉर्मेंस को मैंने किसी टीम को एवेल्युएट करना है, परफॉर्मेंस नहीं कहते अभी, उसको मैंने एवेल्युएट करना है, तो मेरे पास दो मेयार हैं एवेल्युएशन के। नंबर 1 के फाइनल रैंकिंग में वो टीम किस पोजीशन पे खड़ी है, उसकी पोजीशन क्या है। 10 टीमें थी टूर्नामेंट में, तो जी ये 7वें नंबर पर रैंक हुई है, ये पहले नंबर पर रैंक हुई है, ये 10वें नंबर पर रैंक हुई है, ये तो होगी उसकी पोजीशन से मैं एवेल्युएशन कर सकता हूं कि टीम कैसी है, ठीक है। एक और तरह से भी उसकी एवेल्युएशन हो सकती है कि यार टीम रैंक में तो ये 3रे नंबर पर है, लेकिन इस टीम ने इतने गोल किए हैं, इनके खिलाफ इतने गोल हुए हैं, ठीक है, फलां जगह इनकी बैड लक हुई है, पेनल्टी कॉर्नर्स इन्होंने मिस कर दिया कोई, या कोई पेनल्टी स्ट्रोक मिस कर दिया, जिसकी वजह से ये टीम ऊपर रैंक नहीं हो सकी, ये 4th नंबर पे आ गई। तो वो जो मैं उसके हर मैच का एनालिसिस करूंगा कि इसने परफॉर्म कैसा किया है, पहले मैच में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, इसने परफॉर्म कैसा किया है। तो मैं उस टीम को एवेल्युएट करने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पोजीशन नहीं देखनी, मुझे उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है। एक टीम पहले नंबर पर आ गई, जैसे श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीत लिया था, ठीक है, लेकिन जैसे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीत लिया था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पहले सेमीफाइनल से पहले वाले मैचों में बिल्कुल नकारा थी, बारिश ने पॉइंट दे दिया, मैच कैंसिल हो गया, ठीक है। तो परफॉर्म हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारी पोजीशन पहले आ गई। ऑफ कोर्स जब फाइनल खेला है, सेमीफाइनल खेला, उसमें हमने परफॉर्म भी किया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे नहीं यार, ठीक है, शायद राइट जो है वो इंग्लैंड की टीम का बनता था या न्यूजीलैंड की टीम का बनता था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो तय ये हुआ, बात ये कन्वे करना चाह रहा हूं कि किसी भी इवेंट को एवेल्युएट करने के लिए, और अब अपनी इस डेफिनेशन पे आ जाएं, किसी भी बिजनेस एंटिटी को एवेल्युएट करने के लिए मुझे दो तरह के एनालिसिस चाहिए, मुझे दो तरह के एनालिसिस चाहिए। एक मुझे उसकी पोजीशन का एनालिसिस चाहिए, और एक मुझे उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस चाहिए। ठीक है जी, मुझे क्या चाहिए, पोजीशन एनालिसिस और परफॉर्मेंस एनालिसिस। और ऑफ कोर्स
और ऑफ कोर्स जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो ये पोजीशन मैच वाली पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन कोई वो जो हम रेस लगाते हैं उसकी पहली पोजीशन नहीं है, ये फाइनेंशियल पोजीशन है। ये क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। और ये क्या है? ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। बात समझ आई मेरी आपको? ठीक है, ये नंबर्स की बात हो रही है भाई। फाइनेंशियली पोजीशन बिजनेस की क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर? फाइनेंशियली बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया? देखें, ये परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बात बताने लगा हूं कि परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये कवर करता है ऑफ अ सर्टेन पीरियड। किसी की परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि लाइक अगर मेरी किसी ने परफॉर्मेंस डिटरमिन करनी है बीइंग अ टीचर, तो क्या है, मेरा ये जो सेशन आज शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ है, लाइक 1 अप्रैल को, ये क्लोज हो जाएगा जब भी जाके जून में पेपर कब पेपर होने हैं, सितंबर में पेपर होने हैं, तो ये जाके क्लोज हो जाएगा लाइक 15 अगस्त को। 6 सितंबर को अगर आप पेपर हैं, 21 दिन पहले मैंने आपको फारिग करना है, तो 15 सितंबर को, तो मेरी परफॉर्मेंस का एनालिसिस जो है वो 1 अप्रैल से 15 अगस्त तक के पीरियड को एवेल्युएट करके लगाया जाएगा। ठीक है, ये किसी एक दिन की बात नहीं है, किसी एक लेक्चर की बात नहीं है, किसी एक लम्हे की बात नहीं है। जबकि पोजीशन जो है वो क्या है, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात। ठीक है, जब कोई एथलीट दौड़ रहे होते हैं तो पोजीशन कब डिटरमाइन होती है? उस वक्त जब वो लाइन क्रॉस करते हैं। ठीक है, कोई ये जो बड़ी बड़ी रेसेस होती हैं उसके अंदर अगर आपने पोजीशन देखनी हो तो कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो पूरी रेस में पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते रहते हैं, और जब रेस खत्म होने वाली है वो सबसे आगे निकल जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यार ओवर दैट पीरियड ऑफ रेस वो एथलीट की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही, वो तो पीछे पीछे रहा, कभी आगे हो गया कभी पीछे हो गया, बट पोजीशन उसकी पहली आई है। वो पोजीशन उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जिस वक्त उसने लाइन क्रॉस की। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन का ताल्लुक साल के आखिरी दिन या साल के पहले दिन से है, कि जिस दिन मैंने बिजनेस शुरू किया उस दिन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, और जब पहला साल खत्म हुआ तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, आपसे कोई पूछे कि यार तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कहेंगे यार मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना मेरे पास इतने प्लॉट हैं, घर हैं, फैक्ट्री है, ये है वो है, इतने पैसे मैंने लोगों से उधार लिए वो देने हैं, उनको माइनस कर लो तो नेट मेरी ये फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। ऐसे ही होगा जिसे हम नेटवर्थ कहते हैं। बिजनेस के लिए भी यही रूल है कि जब साल शुरू हुआ था, वो कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना सब्जी वाले की, कि सुबह उसकी फाइनेंशियल पोजीशन दे थी, उसके पास इतना कैश था, उसकी पॉकेट में इतने, उसके पास पोटैटोज थे, इतने ऑनियंस थे, ठीक है, स्टॉक में उसने इतने पैसे लोगों से लेने थे, इतने पैसे देने थे, तो वो नेट करता है, वो कहता है यार मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त इतनी है कि आई वर्थ लाइक रुपीज 75,000 टुडे व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर द परचेज ऑफ द डे। ठीक है, and when he was returning to his home, again he was making an analysis about his financial position, and he thought that he has rupees this much in his pocket, he has this much of stock of this vegetable, he has to receive this much of amount from the people, he have to pay this much amount to the people, so his net worth is like rupees this much. तो हम अगर वर्थ बात करें, वो कहेगा सुबह मेरी वर्थ 75,000 थी, आज शाम में मेरी वर्थ जो है वो 80,000 है। और अगर हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ही विल डू लाइक दिस कि ओके आई हैव सोल्ड दिस मच ऑफ वेजिटेबल एंड आई हैव स्पेंट this much of cost on these vegetables which I have sold excluding the stocks. I have this much of overhead, so my sale is like this. My sale was for the day is 50,000 and my expenses for the day was rupees 40,000, so I have saved rupees 10,000. So this whole analysis that what he has sold, what does it cost to him, and what expenses he has made, and what
profit he has made. So all this analysis is called his performance analysis. So पोजीशन में उसकी किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे हम कि इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, और परफॉर्मेंस के अंदर हम एक ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके जो मामलात हैं उनको एवेल्युएट करेंगे, उनका अहाता करेंगे. तो बिजनेस के अंदर जब ये सारे, इस रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग करने इस रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस समराइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के अंदर होने वाले लेन देन हैं, उनको हमने एवेल्युएट करना है. और एवेल्युएशन हमने कैसे करनी है, हमने दो एनालिसिस करने हैं. एक एनालिसिस को हम कहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, और दूसरे एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस. माय डियर, अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस है ना, इसको हम बोलते हैं, जिस फॉर्मेट में ये बनता है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. और जिस फॉर्मेट में ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो अकाउंटिंग फ्रेजेस हैं जो आज मैंने आपसे शेयर की हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद. ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ठीक है, अब ये इनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इनके फॉर्मेट स्टैंडर्ड है. तो फॉर्मेट क्या है, ऑब्वियसली हम आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, लेकिन ये वो दो बेसिक एनालिसिस हैं जिनकी बेस के ऊपर हम यही वो एवेल्युएशन है. डिफरेंट यूजर जो हैं वो इन दोनों से क्या करते हैं, वो अपनी नीड्स पूरी करते हैं. ठीक है, नीड ऑफ द यूजर जो है, नीड ऑफ यूजर जो है वो कहाँ से पूरी होती है, वो इन दोनों एनालिसिस से पूरी हो जाती है. ठीक है, अब ये एनालिसिस कैसे करने हैं, ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये कैसे बनानी हैं, ये मेरा इस पूरे टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर है. टॉपिक, इस पूरे सब्जेक्ट का, सॉरी टॉपिक क्या दिया, ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कैसे करना है, मैंने उनको समराइज कैसे करना है, और मैंने उनको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करके मैंने उनसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनानी है. और इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर मेरी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा जाए. जी, राना अजीम ने हैंड रेज किया. जी भाई. अस्सलाम वालेकुम सर जी. वालेकुम सलाम. सर जी, आपने एथलीट की एग्जांपल दी थी कि वो उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल सही नहीं रहती लेकिन एंड पे वो फर्स्ट आया था, पोजीशन उसकी बेहतर रहती. तो सर जी, बिजनेस में एज इट ऐसा होगा कि पोजीशन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी जी. पोजीशन जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है. ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि एथलीट की परफॉर्मेंस सही नहीं रही, मैंने कहा नो. उसकी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहा और जी जी फाइनली जी. उसने एक पोजीशन हासिल कर ली. ठीक है, तो बिजनेस के अंदर भी उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन बिजनेस की पोजीशन जो है वो बहरहाल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगी. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा. ड्यूरिंग द सेशन आपने अच्छा पढ़ा हुआ होगा, हाँ कोई उतार चढ़ाव कभी जी. आ गया एक आध हफ्ते में, वो अलग बात है, बट एट द एंड ऑफ यस द सर. डे योर पोजीशन विल बी अ रिफ्लेक्टर ऑफ योर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो बिजनेस की पोजीशन यस. जो है वो डेफिनेटली बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है बहुत हद तक. ठीक है, थैंक यू सर. ओके क्लोज करो. अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि
ये जो नीड ऑफ द यूजर है, ये यूजर जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओनर नहीं होते। ये मैंने कल आपको बताया कि ये टैक्स अथॉरिटीज भी होती हैं, ये इनकम सॉरी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, ये आपके पार्टनर या शेयर होल्डर जो ओनर्स भी होते हैं, ये कोई प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसने आपके साथ पार्टनरशिप अभी करनी है, वो भी आपसे पूछ सकता है। ये बैंकर हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है जिसने आपको लोन देना है, ये कोई इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी IMF, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ एशिया, बैंक ऑफ चाइना, इस तरह का भी कोई अदारा हो सकता है। तो वो जो उन यूजर की नीड्स जो हैं वो बेसिकली ये दो स्टेटमेंट्स पूरी करती हैं। चूंकि हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट यूजर जो है वो उनकी नीड पूरी करनी है, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट बनेगी ये ऐसी बननी चाहिए कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। ओके, अब यहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने सबसे पहला काम क्या करना, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। और इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैंने ये दो काम भी करने हैं। ये काम तो बिल्कुल साथ साथ होने हैं, रिकॉर्डिंग और समराइजेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड मैं करूंगा, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन है, ये करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, मुझे एक लैंग्वेज सीखनी है। देखें, वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि उससे की हुई रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन जो है वो जब इन स्टेटमेंट की शक्ल में, इन स्टेटमेंट की शक्ल में हमारे सामने आए तो वो एक मीनिंगफुल जो है वो इंफॉर्मेशन हमें दे, जिससे हम बीइंग यूजर जो हैं वो कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकें, ठीक है। देखें, ये जो लैंग्वेज है सारा साल हम उसके मुताबिक रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। सेल हुई, रिकॉर्ड कर ली, वो मैंने सिखानी है लैंग्वेज बाय द वे आपको, ठीक है, जिसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज कहते हैं। परचेज हुई, रिकॉर्ड कर ली। आपके जहन में ये आ रहा होगा यार किसी जगह लिख लिया, ऐसे नहीं है, लिखना ही है, सिर्फ लिखना नहीं है, उसे एक प्रिस्क्राइब्ड तरीके से महफूज करना है। लिखना और चीज है, कोई हिंट ले लिया, किसी जगह लिख लिया जी आज जी मैंने इतने की चीजें बेची, लिखता तो दुकानदार भी है मोहल्ले का, है ना, उसके पास एक छोटी सी कॉपी, जब आप उधार लेने जाते हैं वो उसके ऊपर लिख लेता है, सिगरेट लेते हैं वो लिख लेता है, महीने बाद आपके अब्बा जी जाते हैं पैसे दे देते हैं, वो काट देता है फिर लिख लेता है, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, अपना काम चला रहा है वो, क्योंकि उसका बिजनेस अफोर्ड नहीं करता कि वो एक पढ़ा लिखा अकाउंटेंट रखे और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाए, ना शायद ज़रूरत है उसकी। कॉलेज में कैंटीन वाला भी रिकॉर्डिंग करता है ना, कितने उधार आप लेते हैं रोज़, बेचारा लिखता है, फिर आप पैसे नहीं देते, वो आपका पीछा करता है, फिर आप दे देते हैं, वो काट देता है, फिर वो भी रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन वो अकाउंटेंट नहीं है। वो जो प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग तरीकाकार दुनिया में नाफजुल अमल है वो उसके ऊपर काम नहीं करता। उसके ऊपर काम वो कब कर सकता है, जब उसे अकाउंटिंग आती होगी। हमने इन स्टेटमेंट तक पहुंचना है रिकॉर्डिंग करते हुए, और रिकॉर्डिंग करने के लिए एक लैंग्वेज सीखनी है, वो लैंग्वेज मैंने सिखानी है आपको। और फिर इंशाअल्लाह ताला मुझे ये एजाज़ हासिल होता है कि मेरी सिखाई हुई लैंग्वेज अल्लाह ताला के फजल करम से आप पूरी ज़िंदगी फिर अगर इस प्रोफेशन में हैं तो फिर उसी लैंग्वेज का आप किया हुआ सारी उम्र जो है वो आपकी अर्निंग का सबब बनता है, आपके मकाम का सबब बनता है। लिहाजा उस लैंग्वेज को दिल से सीखना। कभी किसी टीवी प्रोग्राम के ऊपर, किसी डॉक्यूमेंट्री में, फिजिकली तो शायद नहीं होगा आप लोगों का मुशाहिदा, कभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें लोग रग बुनते हैं, कालीन बाफी करते हैं? मेरा क्लाइंट है मुल्तान में, मुझे इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का फैक्ट्री में। मैं वहाँ जब गया तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे ज़रा आपकी फैक्ट्री विज़िट करनी है। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऑडिटर हैं, करें। इस फील्ड में ना कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा काम करती है, ये भी उनमें से एक है।
इसके अंदर भी चाइल्ड लेबर काफ़ी काम करती है। ये जो कलीन बाफी का फील्ड है, गालीचे जो हाथ हैंडमेड रग्स होते हैं, कारपेट जो है वो दरअसल मशीन मेड होता है और रग शायद हैंडमेड होता है, मुझे तो यही पता है। तो मैं जब उनके फैक्ट्री फ्लोर पे एंटर हुआ तो मैंने देखा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं 10-10, 12-12 साल के। खैर वो एक सोशल पहलू तो अलग है, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड देयर कि जो उनके सामने लोहे की इतनी इतनी मशीनें हैं जिन्हें खड़ियां कहते हैं, उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद धागा सा बुना हुआ है और बहुत सारे कलर्स के क्या कहना चाहिए, वो जो गोले से हैं वो उनके आगे पड़े हुए हैं, रोल कलर्स के, और वो कभी किसी रोल को उधर फेंक देते हैं, किसी को इधर फेंक देते हैं, किसी को इधर फेंक देते हैं, किसी को इधर, किसी को आपस में नॉट कर देते हैं, किसी को कट कर देते हैं, एंड सो ऑन। दे कीप डूइंग दिस। आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दिस कि यार ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, ये तो खराब कर देंगे सारा कुछ, इनके काम में कोई तरतीब ही नहीं है। बट व्हेन आई नोटिस्ड they have some paper in front of their eyes. They have some paper in front of their eyes. And their eyes were constantly seeing those papers, concentrating those papers. Actually, what they were doing, they were seeing the paper and they were making movement of their hands with those colorful threads. And I understood कि वो उस कागज को देख रहे हैं और उससे देख के ये अपने हाथों को इधर उधर, धागों को, मुख्तलिफ कलर्स को इधर उधर कर रहे हैं। मैं और थोड़ा सा क्यूरियस हुआ, मैंने कहा यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पढ़ा लिखा समझते हैं अपने आप को, तो मैं देखता हूँ ये क्या इनके कागजों के ऊपर लिखा हुआ है, मुझे भी पता चल जाएगा। वो जब मैंने वो इतने 6-6 इंचेस चौड़े और 2-2 फुट लंबे कागज थे, एक साइड से वो पंच हुए थे, तो जब मैंने उन्हें देखा, ये वो नहीं होते, क्या कहते होते थे, गुड्डी पेपर जो कॉपियों पे चढ़ाते थे बचपन में, वो वाले कागज थे और उनके ऊपर ब्लू इंक पेन से कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने देखा, मैंने पढ़ना चाहा, तो वो बच्चे एक तो मुझे देख के हंसने लग गए और फिर मैंने जब उसे पढ़ना चाहा तो आई कांट रीड, आई कांट अंडरस्टैंड दोस व्हाट वाज रिटन देयर। मैंने फिर गौर किया कि यार पता नहीं मेरी नज़रों का धोखा है, क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ था। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा ना, मुझे भी नहीं आया। मैंने वो मियाँ साहब जो थे वो हंसने लगे, मुझे कहते आजे मेरे ऑफिस में बताता हूँ क्या है। He told me that on these paper there is a color language written. और इन बच्चों को हमने वो कलर लैंग्वेज सिखाई है। इन बच्चों को पता है कि इसका मतलब ये है कि दो धागों को आपस में क्रॉस करना है, इसका मतलब से ये है कि यहाँ पर रेड धागा लगाना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाइट धागा 2 दफा इधर को करना है या उधर को करना है, एंड दे नो दैट लैंग्वेज। और उन्होंने कहा कि आपको पता है क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, वो उसे प्रोजेक्ट कहते हैं, एक कालीन जो बुना जाता है ना उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। कोई प्रोजेक्ट हफ्ते का होता है, कोई महीने का होता है, कोई 45 दिन का, कोई 6 माह का, कोई साल का, कोई 2 साल का, डिपेंडिंग on the price, their price depends upon the period of the project. If a project is for like 1 year तो वो शायद 5 लाख का रग होगा, और अगर कि एक हफ्ते का प्रोजेक्ट है तो वो शायद 5, 6, 7 हजार का होगा। तो उन्होंने कहा सर देखें जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो आए मैं आपको दिखाऊं क्या होता है, ठीक है। He unfold, he take me to his finished goods store and he pulled a roll of a rug and he just spread it on the floor and he asked me, sir, see
व्हाट हैपेंड आफ्टर देयर वर्किंग ऑन द कलर लैंग्वेज, मैंने देखा कि एक खूबसूरत कालीन गालीचा बुना हुआ है, रग बना हुआ है, जिसके ऊपर एक खूबसूरत शेर बना हुआ है, जिसके अंदर खूबसूरत फूल साइडों पे बने हुए हैं। उसकी हर फूल के अंदर हर कलर, हर पत्ती में हर कलर जो है वो एक खास तरतीब से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही वो रग ऐसे मेरे सामने बिछता है तो मैं उससे एक इंप्रेशन लेता हूं और मैं एक सेटिस्फेक्शन लेता हूं कि हाँ यार ये चीज बन गई है। What we will do here, I will teach you इंशाल्लाह ताला an accounting language। हम क्या, वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो बच्चे उस लैंग्वेज के मुताबिक रिकॉर्डिंग करी जा रहे थे, ठक 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 ठक, वो इवेंट थे, वो रिकॉर्ड करी जा रहे थे। मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक लैंग्वेज सिखाऊंगा, और मर्जे की बात यह है कि मेरी लैंग्वेज के सिर्फ 2 अल्फाबेट हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज के सिर्फ 2 अल्फाबेट हैं। ABC जितने 25-26 कितने होते हैं, 27, वो नहीं है। उर्दू के पता नहीं 32 कितने 35 होते हैं, वो नहीं है। सिर्फ 2 अल्फाबेट है माय डियर, मैं वो सिखाऊंगा। और उन्हीं 2 अल्फाबेट से मैं बिजनेस के हर इवेंट को रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। आपको वो बच्चा बनाऊंगा जो देख देख के रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपको वो बच्चा बनाऊंगा, उसके सामने जब कोई बिजनेस इवेंट आएगा तो वो अपने उन 2 अल्फाबेट का नॉलेज जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, वो यूज करते हुए वो ठक उसकी कंप्यूटर के ऊपर ठक उसकी एंट्री मारेगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जैसे ही वो रिकॉर्ड हो जाएगा वो क्लासिफाई भी हो जाएगा आजकल के दौर के अंदर, वो समराइज भी हो जाएगा आजकल के दौर के अंदर। और वो क्या होगा, उससे शायद आजकल के दौर के अंदर उस सिस्टम से ही उसकी दोनों स्टेटमेंट भी बन जाएंगी। लेकिन अकाउंटिंग सीखने के लिए ये सारा कुछ हमने मैनुअली करना है, ताकि जब मैं किसी सॉफ्टवेयर पे बैठूंगा तो मैं उसके ऊपर जब काम करूंगा तो मुझे पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर कैसे कर सकेगा। मेरा सिखाया हुआ हर बच्चा हर बिजनेस इवेंट जब उसके सामने आएगा वो उसको रिकॉर्ड करेगा, वो उसे क्लासिफाई करेगा, वो उसे समराइज करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एक जैसे एक मीनिंगफुल रग बन गया था, जिससे लेने वाला महसूस हुआ था, देखने वाला महसूस हुआ था। इसी तरह एट द एंड ऑफ द डे ये 2 स्टेटमेंट बन जाएंगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। और इन स्टेटमेंट्स को देख करके ये जो यूजर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इन्हें हम यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर में क्या देंगे मैं बता दूंगा आपको। इनको हम सिर्फ यूजर की बजाय क्या करेंगे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या देंगे, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देंगे। और ये यूजर जो है ये अपने मतलब की अंडरस्टैंडिंग जो वो चाहते हैं अपने मुख्तलिफ फैसले करने के लिए, टैक्स वाले ने टैक्स कितना लगाना है, बैंक वाले ने लोन कितना देना है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ एशिया ने आपको ग्रांट कितनी देनी है, ठीक है, ओनर्स ने आपस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रखते हैं। इस तरह अकाउंटिंग जो है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाएगा। अब हमने वो लैंग्वेज सीखनी है, वो लैंग्वेज सीख के हमने रिकॉर्ड कैसे करना है मैंने बताना है, कैसे लिखना है। पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग होनी है, ठीक है, कि हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे लैंग्वेज को। फिर उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट कैसे करना है, लिखना कैसे है, क्लासिफाई कैसे करना है। सबसे मेन काम जो है वो रिकॉर्डिंग है। शादी वाली मूवी की एग्जांपल दी, मूवी मैन लेट हो जाए, रिसेप्शन हो जाए बारात की, निकाह का सीन निकल जाए, तो क्या वो यूजफुल मूवी बना सकता है? नहीं। हाँ, कोई टेक्निक्स आजकल आ गई हैं, किसी और की दुल्हन पकड़ के उसका सर पैर लगा के शायद कर ले, लेकिन मीनिंगफुल तरीके से नहीं हो सकता भाई। घर वाले उसको खा जाएंगे, यूजर उसको मारेंगे पकड़ के कि यार तुमने तो ये रिकॉर्डिंग ही नहीं की, रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो हमें जो प्रोडक्ट देनी है वो कैसे दे सकोगे। इसका मतलब ये हुआ, और रिकॉर्डिंग नहीं की या रिकॉर्डिंग गलत की या रिकॉर्डिंग खराब की, कोई बटन ऐसा दबा दिया कि वो सारी रिकॉर्डिंग ब्लर हो गई, तो भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं हो सकेंगे। लिहाजा प्रॉपर यूजर्स की नीड को पूरा करने के लिए जो स्टेटमेंट्स 2 बननी हैं, उन स्टेटमेंट्स को प्रॉपर बनाने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग टाइमली भी करनी है, मुझे रिकॉर्डिंग कंप्लीटली भी करनी है, और मुझे रिकॉर्डिंग एक्यूरेटली भी करनी है। 3 पैरामीटर्स मैंने पूरे करने हैं। क्या? एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड टाइमलीनेस। मुझे ये तीनों काम करने हैं, तब जाके जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल, अच्छा ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, मैं बार बार फिर यहाँ पर अड़ जाता हूँ
इन दोनों को, अब एक और अकाउंटिंग वर्ड ऐड कर लें, इन दोनों को कलेक्टिवली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कलेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इन्हें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मैं दोनों के नाम अलग अलग बोलने की बजाय अब इसे क्या कह दूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर्स नीड के लिए, अप्रोप्रिएट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है कि रिकॉर्डिंग टाइमली हो, रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो और रिकॉर्डिंग एक्यूरेटली हो। तो फिर यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो तय ये हुआ हमने वो लैंग्वेज सीखनी है, हमने हर बिजनेस इवेंट को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और उससे फिर यूजर्स ने अपने मतलब की इंफॉर्मेशन वहाँ से लेकर अपने मुख्तलिफ इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो वहाँ से करने हैं। वो डिसीजन क्या है मैंने आपको बताए हैं, लोन देना है नहीं देना, टैक्स लगाना है तो कितना लगाना है, आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एंड सो ऑन। वो लैंग्वेज इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा, मिलजुल के हम इस काबिल हो जाएंगे कि जब ये सेशन एंड हो रहा होगा आप एक अच्छे खासे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। आपने मेरी इस स्लाइड के ऊपर कम से कम आधा घंटा घर पे लगाना है कि मैंने आज आपसे क्या बातें की हैं। ठीक है, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम उस लैंग्वेज को की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा चलें, पहले मैं पूछ लेता हूँ जी, आपको समझ आई है जी मैंने कुछ जो बातें की हैं? क्योंकि पहली एक दो क्लासेस के अंदर टीचर का स्टूडेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या मैं मतलब आपसे कोऑर्डिनेट कर पाया हूँ? मतलब क्योंकि एक तो ऑनलाइन है, अदरवाइज फेसेस देख के बंदा बता देता है। तो मुझे ज़रा बता दें कि आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं बातें कर रहा हूँ? मज़ा आ रहा है जी? समझ आ रही है आप लोगों को? अंडरस्टैंडिंग हो रही है जी? हैंड रेज करके मुझे बता दें, मुझे आइडिया हो जाएगा। ओके ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। घर से बाहर कोशिश करें मत निकलें, हालात बहुत ख़राब हैं। इंशाअल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़। क्यों ठीक